हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। कल हम इम्पिलोपेक्सिन्स का कुछ पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आज हम प्रमोसिनोट पढ़ेंगे और दोनों में डिफरेंस देखेंगे और बाकी जो इनकी जो है पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रमोसिनोट अकॉर्डिंग टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, promissory note is a defined as an instrument in writing। promissory note एक इंस्ट्रूमेंट है जो राइटिंग में होता है, जो एक नोट बीइंग ए बैंक नोट और करेंसी नोट, जो एक करेंसी नोट नहीं हो सकता और बैंक नोट नहीं हो सकता है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर, जो एक शर्त रहित अंडरटेकिंग होता है जो साइन किया जाता है इसके मेकर के द्वारा। टू पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी, एक अमाउंट देने के लिए। ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, किसी एक पर्सन को एक सर्टेन पर्सन को देने के लिए मेकर के द्वारा एक सर्टेन एक निश्चित अमाउंट का पे करने का एक ऑर्डर दिया जाता है। और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो उसको इंस्ट्रूमेंट को धारण करता है उसको। therefore a promissory note cannot be made payable to the bearer। promissory note एक धारक पर पेबल नहीं हो सकता है। this definition suggests that when a person give a promissory note in writing to pay a certain sum of money unconditionally to a certain person or according to this order, the document is called a promissory note। इसका मतलब है कि परिभाषा के अनुसार सजेस्ट किया जाता है, जो पर्सन प्रमोशनरी नोट लिखता है किसी को देने के लिए सर्टेन सम ऑफ अमाउंट का, जो अनकंडीशनल है, जो सेस जो शर्त रहित होता है, वह एक सर्टेन सम पर्सन पर लिखा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर इज कॉल्ड ए प्रमोशनरी नोट, उसको हम प्रमोशनरी नोट बोलते हैं। फॉलोइंग फीचर ऑफ प्रमोशनरी नोट emerges आउट ऑफ द अबव डेफिनेशन, जो नीचे निम्नलिखित जो ये फीचर दिए गए ये इसके अंदर होनी चाहिए इस परिभाषा के अनुसार। इट मस्ट बी इन राइटिंग, यह राइटिंग में होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे, इसके अंदर अनकंडीशनल प्रोमिस होना चाहिए पे करने के लिए। आई प्रोमिस टू पे 10,000 एज सुन एज आई कैन, इसका मतलब है कि मैं 1,500 रुपए आपको दे दूंगा जल्द से जल्द, ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा उसके अंदर। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, जो आप अमाउंट दे रहे हैं वो सर्टेन होनी चाहिए। आई प्रोमिस टू पे 1,000 प्लस फाइन इज नॉट ए सर्टेन, सही है कि मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा और जो फाइन लगेगा वो दूंगा, सर्टेन नहीं है। इट मस्ट बी सेंड बाय द मेकर, जो इसको बनाने वाला है उसके द्वारा इसको साइन किया जाना चाहिए। द मेकर मस्ट साइन इट, जो इसको बनाने वाला है वो उसको आवश्यक साइन करेगा। इट मस्ट बी पेबल टू ए सर्टेन पर्सन, यह जो है एक सर्टेन पर्सन पर, निश्चित पर्सन पर दे होना चाहिए। इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड, और ये प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। अब पार्टीज की बात कर लेते हैं प्रोमोशनरी नोट की। इसके अंदर दो पार्टीज होती हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारी तीन पार्टीज होती हैं और प्रोमोशनरी नोट में टू पार्टीज होती हैं। मेकर इज द ड्रॉवर, इज द पर्सन हु मेक ए ड्रॉ द प्रमोशन नोट। मेकर और ड्रॉवर वो पर्सन होता है जो बनाता है इसको, जो इसको लिखेगा वो इसका मेकर होगा। हु प्रोमिस टू पे सर्टेन अमाउंट, जो एक सर्टेन अमाउंट पेमेंट का प्रोमोविस कर प्रोमोवि प्रोमिस करता है। थर्ड पॉइंट है जनरली ही इज द बायर और क्रेडिटर, सामान्यतः वह बायर होता है, ये क्रेडिटर होता है, सही है। पेई, डोअर और पेई, ओ ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये क्रेडिटर नहीं होगा, यहाँ पे डेप्टर होगा ये, डेप्टर। अब बात करते हैं पेई की। ड्रॉअर ऑफ पेई इज द पर्सन इन हुज फेवर द प्रोमिसरी नोट इज ड्रॉन। पेई वो पर्सन होता है जिसके फेवर में जो ड्रॉअर है वो बिल लिखता है। जनरली सामान्यतः ही इज द सेलर और क्रेडिटर, सामान्यतः वो सेलर होगा, ये क्रेडिटर होगा।
और अब बात कर लेते हैं इनकी डिफरेंस की। मीनिंग क्या होगा इन दोनों का। ए बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन ऑर्डर फ्रॉम द क्रेडिटर टू द टू डेब्टर टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट टू ए पर्सन मेंटेन देयर। निर्णय बिल में लेनदार को एक आदेश होता है कि वह उसे उल्लेखित व्यक्ति को एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान कर दे। सही है। प्रमोसरी नोट, a promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money। वचन पत्र जो होता है वो लिखित में होता है, जो एक बिना शर्त वचन होता है जिस पर निर्माता द्वारा एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए हस्ताक्षर किए जाते हैं। ये खुद यहाँ पे पे करता है और ये यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में उसको ऑर्डर देता है पे करने के लिए। सही है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज को धारा 5 के अंदर डिफाइन किया गया है और प्रमोशन नोट को धारा 4 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब पार्टीज की बात कर लेते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारी 3 पार्टीज होती हैं, जबकि प्रोमोशनरी नोट में हमारी 2 पार्टीज होती हैं। एक मेकर होता है और पेई होता है। और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती हैं, ड्रॉवर, एक्सेप्टर एंड पेई। अब देखते हैं लिखा किसके द्वारा जाता है। ड्रॉन बाय, इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर। ये क्रेडिटर के द्वारा बनाया जाता है। और जो हमारा प्रोमोसरी नोट है इज ड्रॉन बाय द डेप्टर, ये हमारे जो है डेप्टर के द्वारा बनाया जाता है। जो पेमेंट करेगा उसके द्वारा बनाया जाता है हमारा प्रोमोसरी नोट। और जिसको पेमेंट करनी है उसको आदेश दिया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रेडिटर के द्वारा। लाइबिलिटी, द लाइबिलिटी ऑफ ए ड्रॉवर और बिल ऑफ एक्सचेंज इज सेकेंडरी एंड कंडीशनल। जो विनिमय बिल होता है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर जो बनाता है क्योंकि उसको पेमेंट मिलनी होती है, तो उसकी जो लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है और कंडीशन सशर्त रहित सशर्त होती है। और हमारे बिल प्रोमोसरी नोट में द लाइबिलिटी ऑफ मेकर ऑफ प्रोमोसरी नोट से प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, जो उसको बनाएगा उसकी सारी लाइबिलिटी होती है जो पेमेंट करता है प्रोमोसरी नोट में। एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस बाय द ड्रॉवर। इसके अंदर एक्सेप्टेंस जो है ड्रॉई के द्वारा दी जाती है, जो हमारा नॉर्मली बायर होता है। और प्रोमोशनल नोट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी एक्सेप्टेंस द ड्रॉई, क्योंकि तो देने के लिए वचन दिया जाता है, इसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं होता है, तो इसके अंदर किसी भी एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं होती है। कॉपीज, स्पाइंड, ए सिंगल कॉपी इज प्रिपेयर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ फॉरेन बिल। जो हमारी इंग्लैंड बिल है उसमें जो है हमारी एक सिंगल कॉपी बनाई जाती है, बट और फॉरेन बिल में हमारी 3 कॉपियां बनाई जाती हैं। 1 कॉपी इज प्रिपेयर्ड इन ऑल केसेस। इसके अंदर प्रोमोसी नोट में एक ही कॉपी बनाई जाती है सभी केस में। और अब नोटिस इन केस ऑफ डिसऑनर, डिसऑनर अगर हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर हो जाता है तो उसके अंदर हमें नोटिस देना मस्ट होता है। पर प्रोमोसरी नोट में इसकी जो है कोई भी आवश्यकता ऐसी नहीं है, कोई भी लीगल बाउंडेशन इस प्रकार की नहीं है। स्टैम्प, स्टैम्प इज नेसेसरी फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट द बिल पेबल ऑन डिमांड। इसके अंदर स्टैम्प नेसेसरी है अदर केवल पेबल ऑन डिमांड को छोड़कर। और हमारे प्रमोशनरी नोट में स्टैंपिंग इज नेसेसरी फॉर प्रमोशन नोट विदाउट एनी एक्सेप्शन। इसके अंदर कोई भी अपवाद नहीं है, आपको इसके अंदर देनी ही होगी, ये नेसेसरी। पेबल टू बियरर, ए बिल ऑफ एक्सेस कैन बी ड्रॉन प्रोवाइड इट इज नॉट पेबल टू बियरर ऑन डिमांड। में भी इस प्रकार तैयार किया जा सकता है बशर्ते कि मांग पर धारक को दे न हो। इसके अंदर जो है प्रमोशन डिमांड भी दे हो सकता है, और जो है इसके अंदर एक टाइम बाउंड भी हो सकता है। Promissory note cannot be made payable to the bearer। promissory note जो है promissory note कैन नॉट बी मेड पेबल, एक वचन पत्र किसी धारक को दे नहीं हो सकता। ठीक है। पेबल टू मेकर, इन केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज द ड्रॉई एंड द पेई मे बी वन पर्सन। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बनाने वाला है और पेमेंट जिसको पेमेंट मिल रही है वो एक पर्सन हो सकते हैं। इन promissory note द मेकर कैन नॉट पे टू हिमसेल्फ। इसके अंदर जो प्रोमोशन करने वाला है अपने आप को खुद पेमेंट नहीं कर सकता, उसको दूसरों को ही पेमेंट करने के लिए प्रोमोट करना होता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स बात कर लेते हैं। टर्म्स ऑफ बिल ऑफ पीरियड बिल, द पीरियड
The period intervening between the date on which a bill is drawn and the date on which it becomes due for payment is called term bill. बिल की अवधि उस तारीख के बीच की अवधि जिस पर बिल निकाला जाता है और जिस तारीख को यह भुगतान के लिए देय होता है उसे टर्म्स ऑफ बिल कहते हैं। द टर्म्स ऑफ बिल एक्सचेंज में बी एन एनी ड्यूरेशन। टर्म्स ऑफ बिल जो है किसी भी ड्यूरेशन का हो सकता है। यूजुअली टर्म्स डज नॉट एक्सीड 90 डे फ्रॉम द बिल। जो नॉर्मल सामान्य देखी होती है इसकी अवधि 90 डेज से ज्यादा नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं इन केस ऑफ बिल आफ्टर डेट। आफ्टर डेट का क्या मीन्स है? When a bill is drawn after date, the terms of bill start from the date of drawing the bill. डेट के बाद मामले में क्या होता है? When a bill drawn after date, the term of bill start from the date of drawing the bill. After date का मामले क्या होता है? जिस दिन बिल लिखा जाता है उसी के बाद उसकी जो है पीरियड काउंट्स होना शुरू हो जाता है। अब ड्यू डेट इसकी ड्यू डेट क्या होगी? डेट ऑफ ड्राइंग जिस दिन लिखा गया प्लस टर्म्स होगी जो भी आपकी कंडीशंस हैं उसके अंदर बिल की कंडीशंस हैं। In case of bill after sight, when a bill draw after sight, the term of the bill starts from the date of sighting. Sighting मतलब जब आप बिल उसको दिखाओगे तभी वो जो है when the bill accepted, due date is the date on which a bill is presented for the payment. जब इसको एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तो वही आपकी जो है वहीं से आपकी ड्यू डेट शुरू हो जाएगी। और जब आपको जो है बिल पेमेंट के लिए दिखाएंगे तो उसी टाइम आपको उसकी पेमेंट जो है देनी पड़ेगी, वही एकदम से वहां पे ड्यू हो जाएगी। सही है। ड्यू डेट एक्सपायरी डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच द पेमेंट इज द बिल इज ड्यू। ड्यू डेट क्या होती है? जिस दिन आपकी जो है पेमेंट ड्यू होती है उसको हम ड्यू डेट कहा जाता है। जो आपकी जिस दिन आपका जो है उसका पीरियड ओवर हो जाता है। डेट ऑफ मेच्योरिटी, the date which comes after adding 3 days of grace to the due date of bill is called due date. अब मेच्योर डेट क्या होती है? जिस दिन आपकी बिल की डेट ड्यू हुई उसके अंदर नॉर्मली क्या होता है 3 दिन जोड़े जाते हैं और वो आपकी जो है मेच्योरिटी डेट कहलाती है। ठीक है। 3 एक्स्ट्रा डेज नॉट एडेड ऑन द फॉलोइंग। जो आपके 3 एक्स्ट्रा डेट है वो जो नीचे बिल दिए गए हैं 3 पॉइंट्स हैं इनके अंदर जो है उसको ऐड नहीं किया जाता है। पेबल ऑन डिमांड, अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल ऑन डिमांड है तो आपको 3 दिन एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। पेबल ऑन साइट मतलब दिखाने पर है तो आपको नहीं मिलेंगे। पेबल ऑन प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण पे है तो भी आपको 3 डेज एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस क्या होते हैं? ड्रॉइज अलाउ 3 एक्स्ट्रा डेज आफ्टर द डेट ऑफ बिल फॉर मेकिंग पेमेंट। ड्रॉई क्या करता है? वो अलाउ किया जाता है 3 एक्स्ट्रा डेट के लिए जिस दिन बिल की डेट दी हुई उसके जो एक्स्ट्रा 3 डेज के अंदर वो पेमेंट कर दे। सच 3 डेज आर नाउ डेज ऑफ ग्रेस। इनको जो है डेज ऑफ ग्रेस कहा जाता है। इट इज कस्टम टू एड द डे ऑफ ग्रेस। सही है। ये पहले से जो अपना एक रिवाज चला आ रहा है। Every promissory note or bill of exchange which is not expressed to be payable on demand at sight or presentation, it is the maturity of the 30 day after the day on which it expressed to be payable। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट डेटेड 29 जनवरी 29th of January 1978 को जो है लिखा जाता है मेड ऑफ 1 month। ठीक है। आफ्टर द डेट द इंस्ट्रूमेंट इट मेच्योरिटी ऑन द 30। इसके अंदर हम जो है सीधे 30 दिन जोड़ देंगे। 1 month आता है तो 30 दिन जोड़ देंगे इसके अंदर। 30 दिन के बाद हमारा क्या तो डेट फरवरी ही आएगा उसमें। उसकी हमारी जो ड्यू डेट हो जाएगी 8 फरवरी 1978। अभी आगे हम जिसका एग्जाम्पल करेंगे उसको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। बिल एट साइट। बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट ऑन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। बिल एट साइट क्या होता है? जिसके अंदर कुछ भी टाइम जो मेंशन नहीं होता है उसको हम जो बिल एट साइट कहते हैं, जो दिखाने पर ही दे होता है। एक चेक इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। एक चेक जो होता है जो ऑलवेज जो पे होता है उसके अंदर भी जो है कोई ऐसी जो है टाइम पीरियड उसके अंदर नहीं लिखा होता है।
A promising note or bill of exchange is payable on demand when is expressed to payable on demand or at sight or presentation or note being for payment is specified. एक वचन पत्र विनिमय का बिल मांग पर देय होता है जब मांग पर देय व्यक्त किया जाता है या देखते समय प्रस्तुतिकरण पर यह भुगतान के लिए कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है। पॉइंट नंबर 6, बिल आफ्टर साइट। बिल आफ्टर साइट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम पेबल इज मेंशन। बिल आफ्टर साइट मीन्स जो आपको इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें टाइम मेंशन होगा, उस टाइम के बाद ही आप जो है पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ए बिल इज टाइम इंस्ट्रूमेंट व्हेन इज एक्सप्रेस टू बी पेबल। निम्नलिखित में जो है आप देखेंगे उसको जो हम एक्सप्रेस किया जाता है वो हमारे टाइम इंस्ट्रूमेंट होंगे। आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड, अगर उसके अंदर स्पेसिफाइड पीरियड दिखा है, स्पेसिफाइड डे, अगर कोई डे उसके अंदर लिखा है आफ्टर साइट, सही है। ऑन द हैपनिंग ऑन इवेंट व्हेन इज सर्टेन टू हैपन, ऐसा कोई इवेंट जो उसके हैपनिंग होने पर आपको जो है हम उसको देंगे। अब एक इम्पोर्टेंट है, चेक कैन नॉट बी टाइम इंस्ट्रूमेंट। एक चेक कभी भी टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। चेक इज ऑलवेज ए डिमांड इंस्ट्रूमेंट। जब इसको डिमांड में होता है, जब हम इसको देंगे, जिसकी डिमांड करेंगे तभी आपको हमें ये देना होता है। वैलिडिटी ऑफ चेक 90 डेज। सामान्यतः इसकी जो वैलिडिटी 90 डेज होती है। ये इंपोर्टेंट है यहाँ पे। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ बिल। सो व्हेन द बिल इज पेबल वन स्पेसिफाइड डेट, अगर कोई बिल स्पेसिफिक डेट पर पेबल है तो उसकी ड्यू डेट क्या होगी, दैट स्पेसिफाई डेट विल बी द ड्यू डेट। जो भी स्पेसिफाइड डेट है वो आपकी इसके अंदर ड्यू डेट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन, व्हेन द बिल मेड पेबल एट स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ। जहां पे आपको टाइम जो है मंथ में दिया हुआ है, नंबर ऑफ मंथ में दिया है कि कितने मंथ में आप इसको पेमेंट आप करेंगे। आप द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ बिल शैल बी एक्सपायर विल बी द ड्यू डेट। द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल शैल बी एक्सपायर विल बी द डेट। जिस डेट को जो आप जो टर्म्स एंड कंडीशन बिल्स में डालेंगे वो एक्सपायर होगी, उसी डेट को आपका जो है बिल ड्यू हो जाएगा। नोट कर लेते हैं। द टर्म शैल एक्सपायर्स ऑन द डे ऑफ द मंथ विच correspondent with the day on which the bill is dated। सही है। If the month in which the period terminates has no corresponding day, the period shall be deemed to expire on the last day on such month। अगर केवल मंथ में दिया हुआ है, जैसे 31 जनवरी दिया हुआ है, तो एक मंथ 1 मंथ बाद कौन सा होगा, देखिए जनवरी 31 पेबल आफ्टर 3 मंथ विल बी द ड्यू डेट अप्रैल। जनवरी हमारा 31 को लिखा गया 3 मंथ के लिए, हमारा जो है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। थर्ड मंथ के लिए तो थर्ड मंथ की जो लास्ट डेट होगी, जिस दिन बिल लिखा गया अगर मंथ है उससे एक दिन पहले वो हमारा ड्यू हो जाएगा। और ड्यू होने के बाद उसमें 3 एक्स्ट्रा डेट बोलेंगे जो आपकी ग्रेस पीरियड है, उसके बाद वो मेच्योरिटी डेट होगी। सी ऑप्शन, व्हेन द बिल मेड पेबल एट स्टेटेड नंबर ऑफ डे आफ्टर डेट। ठीक है। और जब बिल बनाया जाता है पेबल जिसमें स्टेटेड नंबर ऑफ डेज लिखे होते हैं, द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग स्टेटेड नंबर ऑफ डेज टू द डेट ऑफ बिल शैल बी द ड्यू डेट। द डेट ऑफ बिल इज एक्सक्लूडेड। जिस दिन बिल की लिखा गया है, जिस दिन बिल लिखा जाएगा उसकी डेट को हम छोड़ देंगे, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। when the due date is पब्लिक हॉलीडे, अगर ड्यू डेट पर कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाता है तो द प्रीसीडिंग बिजनेस डे विल बी द ड्यू डेट। उससे एक दिन पहले, 26 जनवरी को हमारी ड्यू डेट है तो 25 जनवरी को हमारा बिल ड्यू हो जाएगा। एक ऑप्शन इसके अंदर लेस हो गया। अगर सडनली हॉलीडे आएगा तो उसमें नोट कर लेंगे, सडनली हॉलीडे आता है तो उसके नेक्स्ट डे हमारी जो है ड्यू डेट होगी। सही है। अब डिसोनर ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस आ गए। डिसोनर क्या, जब हमने बिल दिया, अगर वो डिसोनर हो जाता है या जो है बायर होता है उसकी जो है पेमेंट को रिफ्यूज कर देता है तो उसको डिसोनर माना जाता है। डिसोनर ऑफ ए बिल मीन्स दैट एक्सेप्टर रिफ्यूज टू होनर is committed on due date and for this payment वो the bill of presentation does not take place। ठीक है। अगर जो
बायर होता है उसको रिफ्यूज कर देता है, बिल नहीं देता है वो उसकी ड्यू डेट पर, और कुछ भी पेमेंट नहीं करता है, तो उसको हम डिसओनर बोलते हैं। तो प्रोवाइड ए लीगल एविडेंस ऑफ डिसओनर, डिसओनर के लीगल एविडेंस को प्रोवाइड कराने के लिए द फैक्ट ऑफ डिसओनर इज टू बी नोटेड ऑन बिल बाय, इस फैक्ट को जो है नोटेड पब्लिक द्वारा नोट किया जाता है। द फैक्ट ऑफ डिसओनर विच इज रिकॉर्डिंग इज कॉल्ड नोटिंग, जो डिसओनर जो चार्जेस होते हैं उनको नोटिस बोलते हैं, नोटिंग बोलते हैं। एंड द अमाउंट चार्ज बाय हिम फॉर हिज सर्विस आर कॉल्ड नोटिंग चार्जेस, जो नोटेड पब्लिक के द्वारा जो हमसे नोट नोटिंग करने के लिए जो पेमेंट ली जाती है उसको नोटिंग चार्जेस कहा जाता है। दिस चार्ज आर टू बी पेड बाय द होल्डर द बिल, ये बिल होल्डर के द्वारा पे किए जाएंगे ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट। एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज लायबल फॉर हिज डिसओनर, एक्सेप्टर होता है बिल को, जो बिल डिसओनर हो उसके लिए लायबल होता है द नोटिस चार्जेस पेड बाय द होल्डर। तो जिसने जो इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है, बिल ऑफ ने लिया हुआ है, पहले तो उसके द्वारा चार्जेस पे किए जाएंगे और बाद में रिमर्स जो एक्सेप्टर है उसको रिमर्स करने पड़ेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया, तो इसकी एंट्रीज की बात हम अपने जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।